और अब देखते हैं अंदर की बात। चक्रवात के तूफान बिपरजॉय के कारण तेज हवाएं चलने और भारी बारिश के कारण गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में भारी तबाही हुई। तूफान से बिजली के सैकड़ों खंभे क्षतिग्रस्त होने के बजाय और 1000 से अधिक गांव में बिजली कट हो गई। कई घरों को नुकसान हुआ, कई जगह पर विजिबिलिटी शून्य हो गई, कई जगह बिजली भी गुल हो गई। क्या है अभी की स्थिति, देखते हैं रिपोर्ट में। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने से गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। तूफान से बिजली के 5120 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए और 4600 गांवों में बिजली सप्लाई ठप हुई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 3580 गांवों में बिजली की सप्लाई बहाल हो गई है। वहीं 1000 से अधिक गांवों में अब भी बिजली नहीं है। गुजरात के मांडवी शहर में तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। चक्रवात बिपरजॉय के चलते गुजरात में 1000 गांव बिना बिजली के हैं। यहाँ पेड़ उखड़ने से बिजली सप्लाई ठप हो गई है, साथ ही कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लैंडफॉल के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की। एनडीआरएफ के महानिर्देशक करवाल ने कहा कि गुजरात में बिपरजॉय के आने के बाद किसी की जान नहीं गई है। हालांकि 23 लोग अलग अलग घटनाओं में घायल हुए हैं और राज्य के कम से कम 1000 गांवों में बिजली ठप हुई है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। अब दक्षिणी राजस्थान में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से गुजरात में बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी लागू करना चाह रही है। ये इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिकता की परवाह किए बगैर फैसला किया जाएगा। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों से राय मांगी है। इसी के साथ विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करना चाहती है। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिकता की परवाह किए बगैर फैसला लिया जाएगा। देश का संविधान कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने की कोशिश करनी चाहिए। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग देश की आजादी के बाद से चलती रही है। बीजेपी सरकार इस मुद्दे को वापस उठा रही है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण करना, कश्मीर से विशेष दर्जे को खत्म करने के अलावा समान नागरिक संहिता को लागू करना बीजेपी के चुनावी वादों में से एक रहा है। साल 2022 के दिसंबर में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही फिर से इस पर चर्चा तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पीएम मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। यहां भारतीय अमेरिकी के एक समूह द्वारा उनका स्वागत किए जाने की उम्मीद है। बाद में वह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इनकी यात्रा दोनों देशों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। वह कम से कम 1 दर्जन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। यहाँ एंड्यूज एयर फोर्स बेस पर भारतीय अमेरिकियों के समूह द्वारा उनका स्वागत किया जाने की उम्मीद है। बाद में वह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। ये कार्यक्रम भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि इससे दुनिया को भारतीय परंपराओं को लेकर एक संदेश जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी 22 जून को वॉशिंगटन जाएंगे। इसके बाद मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। बाइडेन और प्रथम महिला उसी शाम मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पीएम मोदी 23 जून को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। बता दें, मोदी बाद में राष्ट्रपति सीसी के निमंत्रण पर मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा जाएंगे। जनवरी में मोदी को निमंत्रण दिया गया था जब सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार जारी है। विद्रोही और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 2 लोग घायल हो गए। बात सिर्फ यहां से नहीं अटकती है, पर 1000 की भीड़ ने महल परिसर के पास स्थित इमारतों में आग लगाने की कोशिश की, क्योंकि मणिपुर में हिंसा अटकने का नाम नहीं ले रही है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार जारी है। विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 2 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि झड़प के दौरान भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों को भी जलाने की कोशिश की गई। मणिपुर के विष्णुपुर जिले के क्वाक्टा और चुराचांदपुर जिले के कंगवई से पूरी रात गोलीबारी की खबर सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार पश्चिमी इम्फाल के जरिंगबाल पुलिस थाने में लूट और विधायक विश्वजीत के घर में भी आग लगाने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना, असम राइफल्स और मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स ने इम्फाल में आधी रात तक संयुक्त मार्च निकाला। उन्होंने बताया कि लगभग 1000 की भीड़ ने महल परिसर के पास स्थित इमारतों में आग लगाने की कोशिश की थी। भीड़ को शांत करने के लिए आरएएफ ने आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां भी चलाई। आधी रात को प्रदर्शनकारियों ने शिंजेमई में भाजपा दफ्तर का घेराव किया, लेकिन नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। भीड़ ने भाजपा की महिला यूनिट की अध्यक्ष शारदा देवी के घर में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट जी। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस यहां इस फैसले के लिए पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। वहीं भाजपा का सवाल है कि क्या देश के अन्य प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए कुछ नहीं किया? आखिर क्यों बदला गया मेमोरियल का नाम? क्या है ये पक्ष की राजनीति? देखते हैं खास अंदर की बात में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने पर अब देश की राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि देश के अन्य प्रधानमंत्रियों के योगदान को भी दिखाया जाना चाहिए। इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाकर अन्य प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाया जा सकता था, लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। वहीं कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि उन्हें लगता है कि वार्ड से जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने से वह उनके व्यक्तित्व को धूमिल कर सकते हैं। देश के लोग मानते हैं कि आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट पंडित नेहरू ही थे। मैं मोदी जी को वाजपेयी जी का एक बयान याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। आप देश के सामने तुच्छ मानसिकता दिखा रहे हैं। आप बोर्ड से पंडित नेहरू का नाम मिटा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के दिल से उनका नाम कैसे मिटा पाएंगे? सत्ता पक्ष के नेता केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि क्या देश के अन्य प्रधानमंत्रियों ने कोई योगदान नहीं दिया? उनमें से अधिकतर कांग्रेसी थे। कांग्रेस को राजाशाही में रहने की आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर ने आदि पुरुष में रावण के किरदार को खलनायक की तरह दिखाया है और उसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने फिल्म पर क्रिएटिव फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। फिल्म को लेकर क्या है विवाद, देखते हैं रिपोर्ट में। आदि पुरुष को लेकर विरोध का सिलसिला इसके रिलीज होने के बाद और भी बढ़ गया है। महाकाव्य रामायण के किरदारों और घटनाओं को फिल्म में गलत तरीके से दिखाने को लेकर दर्शक इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसी कड़ी में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। निजी इंटरव्यू देते हुए रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर ने कहा कि उन्होंने अब तक फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन फिल्म का टीजर देखा है। इसमें देवदत्त नागे जो हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, वे कहते हैं, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। इसे देखकर लगा है कि ओम राउत ने आदि पुरुष के जरिए मार्वल बनाने की कोशिश की है। प्रेम सागर ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो पोस्ट की है, जिसके साथ उन्होंने एक लंबा सा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, 50 साल तक भी रामानंद सागर जैसी बनाई हुई रामायण नहीं बन सकती। पापा जी का जन्म रामायण बनाने के लिए हुआ था। उन्हें रामायण को फिर से लिखने के लिए इस धरती पर भेजा गया था। रामानंद सागर का रामायण एक ऐसा महाकाव्य था जिसे दुनिया ने एक्सपीरियंस किया और इसे लोगों के दिलों में कभी नहीं बदला जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। गुजरात के जूनागढ़ में नगर निगम ने एक दरगाह को नोटिस दिया तो लोग भड़क गए और पुलिस चौकी को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। पत्थरबाजी की इस घटना में एक डीएसपी, 3 महिला पीएसआई सहित पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के जूनागढ़ में एक मजार को हटाने के नोटिस को लेकर बवाल मच गया। सैकड़ों लोग मजार के सामने एकत्र हो गए और नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में एक डिप्टी एसपी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा और टीयर गैस छोड़नी पड़ी। इस घटना में एक शख्स की मौत भी हो गई है। एक सिविलियन, जैसे मैंने बताया था, उसका देहांत हुआ है। वो कारण अभी हम इन्वेस्टिगेशन। 3 पुलिस 4 व्हीलर्स को नुकसान हुई है और एक पुलिस 2 व्हीलर को नुकसान हुई है। दरअसल जूनागढ़ में मजेवड़ी गेट के सामने रास्ते के बीचों बीच एक दरगाह बनी है। इसे हटाने के लिए महानगर पालिका की ओर से सीनियर टाउन प्लानर ने एक नोटिस जारी किया था। 5 दिनों के अंदर ये धार्मिक स्थल के कानूनी तौर पर सही होने के सबूत पेश किए जाए, वरना ये धार्मिक स्थल तोड़ा जाएगा और इसका खर्च आपको देना होगा। धार्मिक स्थल दरगाह के डिमोलेशन का नोटिस लगाने महानगर पालिका के अधिकारी पहुंचे थे। नोटिस पढ़ते ही असामाजिक तत्व इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो हमलावर हो गए। हमले में एक डिप्टी एसपी और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और पुलिस पूरे शहर में चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सोवियत संघ के खत्म होने के बाद से रूस ने युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने वाले कम दूरी के परमाणु हथियारों की ये पहली चुनौती की है। पुतिन ने बेलारूस में तैनात किए परमाणु बम रूस और यूक्रेन युद्ध में तेजी आने की आशंका है। देखते हैं क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट अंदर की बात में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल वो तब करेंगे जब रूसी क्षेत्र पर खतरे की आशंका होगी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पहले हमने सिर्फ परमाणु हथियार के पहले भाग को बेलारूस में भेजा है, लेकिन साल के आखिरी तक हम पूरे हिस्से को बेलारूस में स्थापित कर देंगे। सोवियत संघ के खत्म होने के बाद से रूस ने युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने वाले कम दूरी के परमाणु हथियारों की ये पहली तैनाती की है। उनका परमाणु हथियारों की तैनाती करने का उद्देश्य है पश्चिमी देशों को चेतावनी देना। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ये वेस्टर्न देशों के लिए एक संदेश की तरह है कि वो हमें राजनीतिक स्तर पर हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही अपने सहयोगी बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंका के साथ बातचीत कर रहे थे कि हम परमाणु हथियारों के एक हिस्से को बेलारूस के क्षेत्र में भेजेंगे और हमने ऐसा ही किया। ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो भाजपा अब किसी रणनीति पे काम करेगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी है। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी बीजेपी, देखते हैं रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भाजपा अब किस राजनीति पे काम करेगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी है। उत्तर प्रदेश में अभी टकराव की राजनीति जोरों पर है। बीजेपी ने भी सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मौजूदा सहयोगियों के अलावा नए सहयोगियों को भी तलाश कर रही है। भाजपा सूत्रों का दावा है कि ये तय है कि भाजपा यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी सुभासपा के साथ गठजोड़ करेगी। राजभर ने विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बीजेपी को क्लीन स्वीप करने में मदद की। बीजेपी ने उस वक्त राजभर से गठबंधन का फैसला किया था। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का गैर यादव ओबीसी वोटों को अखिलेश यादव की ओर कन्वर्ट करने की जरूरत है। इसमें राजभर सहयोग करेंगे। राजभर 2 से ज्यादा लोकसभा सीट नहीं चाहते हैं, इसलिए फायदा बीजेपी को ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। और अब देखते हैं अंदर की बात।
चक्रवात के तूफान बिपरजॉय के कारण तेज हवाएं चलने और भारी बारिश के कारण गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में भारी तबाही हुई। तूफान से बिजली के सैकड़ों खंभे क्षतिग्रस्त होने के बजाय और 1000 से अधिक गांव में बिजली कट हो गई। कई घरों को नुकसान हुआ, कई जगह पर विजिबिलिटी शून्य हो गई, कई जगह बिजली भी गुल हो गई। क्या है अभी की स्थिति, देखते हैं रिपोर्ट में। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने से गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। तूफान से बिजली के 5120 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए और 4600 गांवों में बिजली सप्लाई ठप हुई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 3580 गांवों में बिजली की सप्लाई बहाल हो गई है। वहीं 1000 से अधिक गांवों में अब भी बिजली नहीं है। गुजरात के मांडवी शहर में तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। चक्रवात बिपरजॉय के चलते गुजरात में 1000 गांव बिना बिजली के हैं। यहाँ पेड़ उखड़ने से बिजली सप्लाई ठप हो गई है, साथ ही कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लैंडफॉल के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की। एनडीआरएफ के महानिर्देशक करवाल ने कहा कि गुजरात में बिपरजॉय के आने के बाद किसी की जान नहीं गई है। हालांकि 23 लोग अलग अलग घटनाओं में घायल हुए हैं और राज्य के कम से कम 1000 गांवों में बिजली ठप हुई है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। अब दक्षिणी राजस्थान में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से गुजरात में बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी लागू करना चाह रही है। ये इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिकता की परवाह किए बगैर फैसला किया जाएगा। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों से राय मांगी है। इसी के साथ विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करना चाहती है। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिकता की परवाह किए बगैर फैसला लिया जाएगा। देश का संविधान कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने की कोशिश करनी चाहिए। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग देश की आजादी के बाद से चलती रही है। बीजेपी सरकार इस मुद्दे को वापस उठा रही है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण करना, कश्मीर से विशेष दर्जे को खत्म करने के अलावा समान नागरिक संहिता को लागू करना बीजेपी के चुनावी वादों में से एक रहा है। साल 2022 के दिसंबर में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही फिर से इस पर चर्चा तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पीएम मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। यहां भारतीय अमेरिकी के एक समूह द्वारा उनका स्वागत किए जाने की उम्मीद है। बाद में वह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इनकी यात्रा दोनों देशों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। वह कम से कम 1 दर्जन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। यहाँ एंड्यूज एयर फोर्स बेस पर भारतीय अमेरिकियों के समूह द्वारा उनका स्वागत किया जाने की उम्मीद है। बाद में वह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। ये कार्यक्रम भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि इससे दुनिया को भारतीय परंपराओं को लेकर एक संदेश जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी 22 जून को वॉशिंगटन जाएंगे। इसके बाद मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। बाइडेन और प्रथम महिला उसी शाम मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पीएम मोदी 23 जून को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। बता दें, मोदी बाद में राष्ट्रपति सीसी के निमंत्रण पर मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा जाएंगे। जनवरी में मोदी को निमंत्रण दिया गया था जब सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार जारी है। विद्रोही और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 2 लोग घायल हो गए। बात सिर्फ यहां से नहीं अटकती है, पर 1000 की भीड़ ने महल परिसर के पास स्थित इमारतों में आग लगाने की कोशिश की, क्योंकि मणिपुर में हिंसा अटकने का नाम नहीं ले रही है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार जारी है। विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 2 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि झड़प के दौरान भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों को भी जलाने की कोशिश की गई। मणिपुर के विष्णुपुर जिले के क्वाक्टा और चुराचांदपुर जिले के कंगवई से पूरी रात गोलीबारी की खबर सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार पश्चिमी इम्फाल के जरिंगबाल पुलिस थाने में लूट और विधायक विश्वजीत के घर में भी आग लगाने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना, असम राइफल्स और मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स ने इम्फाल में आधी रात तक संयुक्त मार्च निकाला। उन्होंने बताया कि लगभग 1000 की भीड़ ने महल परिसर के पास स्थित इमारतों में आग लगाने की कोशिश की थी। भीड़ को शांत करने के लिए आरएएफ ने आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां भी चलाई। आधी रात को प्रदर्शनकारियों ने शिंजिमई में भाजपा दफ्तर का घेराव किया, लेकिन नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। भीड़ ने भाजपा की महिला यूनिट की अध्यक्ष शारदा देवी के घर में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट जी। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस यहां इस फैसले के लिए पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। वहीं भाजपा का सवाल है कि क्या देश के अन्य प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए कुछ नहीं किया? आखिर क्यों बदला गया मेमोरियल का नाम? क्या है ये पक्ष की राजनीति? देखते हैं खास अंदर की बात में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने पर अब देश की राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि देश के अन्य प्रधानमंत्रियों के योगदान को भी दिखाया जाना चाहिए। इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाकर अन्य प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाया जा सकता था, लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। वहीं कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि उन्हें लगता है कि वार्ड से जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने से वह उनके व्यक्तित्व को धूमिल कर सकते हैं। देश के लोग मानते हैं कि आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट पंडित नेहरू ही थे। मैं मोदी जी को वाजपेयी जी का एक बयान याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। आप देश के सामने तुच्छ मानसिकता दिखा रहे हैं। आप बोर्ड से पंडित नेहरू का नाम मिटा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के दिल से उनका नाम कैसे मिटा पाएंगे? सत्ता पक्ष के नेता केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि क्या देश के अन्य प्रधानमंत्रियों ने कोई योगदान नहीं दिया? उनमें से अधिकतर कांग्रेसी थे। कांग्रेस को राजाशाही में रहने की आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर ने आदि पुरुष में रावण के किरदार को खलनायक की तरह दिखाया है और उसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने फिल्म पर क्रिएटिव फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। फिल्म को लेकर क्या है विवाद, देखते हैं रिपोर्ट में। आदि पुरुष को लेकर विरोध का सिलसिला इसके रिलीज होने के बाद और भी बढ़ गया है। महाकाव्य रामायण के किरदारों और घटनाओं को फिल्म में गलत तरीके से दिखाने को लेकर दर्शक इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसी कड़ी में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। निजी इंटरव्यू देते हुए रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर ने कहा कि उन्होंने अब तक फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन फिल्म का टीजर देखा है। इसमें देवदत्त नागे जो हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, वे कहते हैं तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। इसे देखकर लगा है कि ओम राउत ने आदि पुरुष के जरिए मार्वल बनाने की कोशिश की है। प्रेम सागर ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो पोस्ट की है, जिसके साथ उन्होंने एक लंबा सा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, 50 साल तक भी रामानंद सागर जैसी बनाई हुई रामायण नहीं बन सकती। पापा जी का जन्म रामायण बनाने के लिए हुआ था। उन्हें रामायण को फिर से लिखने के लिए इस धरती पर भेजा गया था। रामानंद सागर का रामायण एक ऐसा महाकाव्य था जिसे दुनिया ने एक्सपीरियंस किया और इसे लोगों के दिलों में कभी नहीं बदला जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। गुजरात के जूनागढ़ में नगर निगम ने एक दरगाह को नोटिस दिया तो लोग भड़क गए और पुलिस चौकी को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। पत्थरबाजी की इस घटना में एक डीएसपी, 3 महिला पीएसआई सहित पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के जूनागढ़ में एक मजार को हटाने के नोटिस को लेकर बवाल मच गया। सैकड़ों लोग मजार के सामने एकत्र हो गए और नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में एक डिप्टी एसपी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा और टीयर गैस छोड़नी पड़ी। इस घटना में एक शख्स की मौत भी हो गई है। एक सिविलियन, जैसे मैंने बताया था, उसका देहांत हुआ है। वो कारण अभी हम इन्वेस्टिगेशन। 3 पुलिस 4 व्हीलर्स को नुकसान हुई है और एक पुलिस 2 व्हीलर को नुकसान हुई है। दरअसल जूनागढ़ में मजेवड़ी गेट के सामने रास्ते के बीचों बीच एक दरगाह बनी है। इसे हटाने के लिए महानगर पालिका की ओर से सीनियर टाउन प्लानर ने एक नोटिस जारी किया था। 5 दिनों के अंदर ये धार्मिक स्थल के कानूनी तौर पर सही होने के सबूत पेश किए जाए, वरना ये धार्मिक स्थल तोड़ा जाएगा और इसका खर्च आपको देना होगा। धार्मिक स्थल दरगाह के डिमोलेशन का नोटिस लगाने महानगर पालिका के अधिकारी पहुंचे थे। नोटिस पढ़ते ही असामाजिक तत्व इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो हमलावर हो गए। हमले में एक डिप्टी एसपी और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और पुलिस पूरे शहर में चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सोवियत संघ के खत्म होने के बाद से रूस ने युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने वाले कम दूरी के परमाणु हथियारों की ये पहली चुनौती की है। पुतिन ने बेलारूस में तैनात किए परमाणु बम रूस और यूक्रेन युद्ध में तेजी आने की आशंका है। देखते हैं क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट अंदर की बात में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल वो तब करेंगे जब रूसी क्षेत्र पर खतरे की आशंका होगी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पहले हमने सिर्फ परमाणु हथियार के पहले भाग को बेलारूस में भेजा है, लेकिन साल के आखिरी तक हम पूरे हिस्से को बेलारूस में स्थापित कर देंगे। सोवियत संघ के खत्म होने के बाद से रूस ने युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने वाले कम दूरी के परमाणु हथियारों की ये पहली तैनाती की है। उनका परमाणु हथियारों की तैनाती करने का उद्देश्य है पश्चिमी देशों को चेतावनी देना। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ये वेस्टर्न देशों के लिए एक संदेश की तरह है कि वो हमें राजनीतिक स्तर पर हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही अपने सहयोगी बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंका के साथ बातचीत कर रहे थे कि हम परमाणु हथियारों के एक हिस्से को बेलारूस के क्षेत्र में भेजेंगे और हमने ऐसा ही किया। ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो भाजपा अब किसी रणनीति पे काम करेगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी है। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी बीजेपी, देखते हैं रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भाजपा अब किस राजनीति पे काम करेगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी है। उत्तर प्रदेश में अभी टकराव की राजनीति जोरों पर है। बीजेपी ने भी सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मौजूदा सहयोगियों के अलावा नए सहयोगियों को भी तलाश कर रही है। भाजपा सूत्रों का दावा है कि ये तय है कि भाजपा यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी सुभासपा के साथ गठजोड़ करेगी। राजभर ने विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बीजेपी को क्लीन स्वीप करने में मदद की। बीजेपी ने उस वक्त राजभर से गठबंधन का फैसला किया था। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का गैर यादव ओबीसी वोटों को अखिलेश यादव की ओर कन्वर्ट करने की जरूरत है। इसमें राजभर सहयोग करेंगे। राजभर 2 से ज्यादा लोकसभा सीट नहीं चाहते हैं, इसलिए फायदा बीजेपी को ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।